everyone and welcome back to this YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है बेसिकली आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि नेट के एग्जाम में इंस्ट्रूमेंट्स पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो उसी से रिलेटेड आज हम HPLC के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो HPLC रहता है बेसिकली आपके नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो HPLC होता है वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, अलग अलग टाइप के डिटेक्टर्स होते हैं, तो डिटेक्टर्स पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली आपके जो डिटेक्टर्स होते हैं उन पर बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये वाले जो वीडियोस हैं ये बेसिकली कुछ पार्ट्स में वीडियोस आएंगे, तो ये सारे के सारे वीडियोस आपके नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, सो ये वाला जो आपका पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो HPLC होता है उसके बेसिक्स क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पर ये बेसिकली वर्क करता है, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, इसके अलावा इसमें जो भी इसका एप्लीकेशंस होता है वो कहाँ कहाँ पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ बेसिकली किया जा सकता है। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पर हम इतना ही देखने वाले हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कितने टाइप्स होते हैं। HPLC अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड है, तो उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन इसमें जो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है वो पूरा प्रॉपरली एक एक करके हम उसको समझेंगे बहुत ही डिटेल में, क्योंकि जो इसका वर्किंग प्रोसीजर है तो इसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स पर भी बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस वजह से उसको भी हम पूरा डिटेल में समझते हुए चलेंगे। देन हम बात करें डिटेक्टर्स की, तो डिटेक्टर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो वो डिटेक्टर्स के बारे में भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से HPLC के काफ़ी सारे पार्ट्स होने वाले हैं, एक भी पार्ट को मिस मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं जो HPLC होता है वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें HPLC की, तो ये तो सभी को पता होता है जो HPLC होता है उसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो उसको हम बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड इट इज़ एब्रीविएटेड एज HPLC। ठीक है, देन अगर हम बात करें तो जो आपका HPLC होता है ये एक तरह के आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है। ठीक है, तो अगर इससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझें कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी क्या रहता है, वो भी अलग अलग पार्ट्स में बाइफरकेटेड होता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का सिंपल सा मतलब क्या है, अगर आप समझें कि क्रोमा क्या होता है, क्रोमा एंड ग्राफी, क्रोमा और ग्राफी जो होता है उसमें अगर हमने क्रोमेटोग्राफी को डिवाइड किया, एक आया क्रोमा एक आया ग्राफी। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम समझें क्रोमा का मीनिंग क्या होता है, तो क्रोमा का मीनिंग होता है कलर। कलर मतलब आपका जो कलर होता है नॉर्मल सा वो होता है आपका क्रोमा का मीनिंग। एंड ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, किसी चीज़ को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो वो होता है आपका ग्राफी। तो यहाँ पर जब दोनों चीज़ों को मिला देते हैं तो उससे आपके सामने निकल कर आता है किसी चीज़ का ग्राफ अलग अलग कलर के जो वेरिएशंस हैं उसके फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, उसको आप कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से आपको जो रिजल्टेंट मिलकर आता है, जो आपके बाद में जो डिटेक्टर के यूज़ करने के बाद में जो आपके सामने एक पूरा का पूरा ग्राफ सामने आता है, उस ग्राफ को कहते हैं क्रोमेटोग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक सी कुछ चीज़ें क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसके अलावा इसके जो रहते हैं काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम इसके क्रोमेटोग्राफी के बारे में समझें तो जो आपका क्रोमेटोग्राफी होता है उसको बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये 4 पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला पार्ट आता है वो रहता है आपका सिलिका बेस्ड। जो आपके सिलिका बेस्ड क्रोमेटोग्राफी यूज़ करा जाता है उसको कहते हैं सिलिका बेस्ड। सिलिका बेस्ड में बेसिकली आपका रहता है TLC। जो आपका TLC होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, वो आपका सिलिका बेस्ड में रहता है। ठीक है, एंड सिलिका बेस्ड जो आपका TLC रहता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, देन अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड इसका रहता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी रहता है जहाँ पर आप पेपर का यूज़ करते हुए कलर्स के अलग अलग कलर्स में
किसी भी पर्टिकुलर सैंपल को आप डिवाइड करते हो, उसको जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप अलग अलग तरह से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेपर का यूज़ होता है एंड इसी वजह से यहाँ पर जो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड शॉर्ट में उसको हम कह सकते हैं पीसी, ठीक है। थर्ड की बात करें तो थर्ड आपका रहता है गैस। जहाँ पर गैस का यूज़ होता है उस टाइप के जो आपके क्रोमेटोग्राफी रहता है उसको हम बोलते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर आपका जो मोबाइल फेज़ रहता है, जो आपका मोबाइल फेज़ रहता है, जहाँ पर जिस पर्टिकुलरली जहाँ पर आपके जो सैंपल रहता है उसके कंपोनेंट्स का डिवीजन होता है, या फिर ये कहें जो आपका सैंपल रहता है वो किस फॉर्म में आपको इंटर करना होता है एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो आपका क्रोमेटोग्राफी वाला गैस क्रोमेटोग्राफी का सिस्टम होता है वहाँ पर जो आपको सैंपल अप्लाई करना होता है वो जो फेज़ रहती है वो आपकी गैस फेज़ रहती है। तो यहाँ पर गैस फेज़ यूज़ होता है एंड इसी वजह से इसको हम कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो रहता है गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। देन अगर हम बात करें थर्ड आपका लास्ट जो फोर्थ होता है, वहाँ पर आपके जब लिक्विड्स का यूज़ किया जाता है, जब आपके लिक्विड्स का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर हम बोलते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये रहता है आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को भी आप दो में डिवाइड कर सकते हैं। दो में कैसे? पहला होता है इसका कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी वही लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ही है, बस इसमें कुछ कॉलम्स का यूज़ करा जाता है। कॉलम्स जैसे कि आपकी लंबी लंबी सी रो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो इन कॉलम्स का यूज़ करा जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। एंड नेक्स्ट हम बात करें जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का सेकेंड हम कह सकते हैं वो होता है आपका HPLC, ठीक है। जो आपका HPLC होता है वो आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ही एक तरह से कह सकते हैं एक वेरिएंट है या उसका मॉडिफाइड वर्जन है। जो आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है वहाँ पर क्या रहता है आपका बहुत ही सिंपल से जो कह सकते हैं प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो नॉर्मल रहता है। पार्टिकल्स को किसी भी सैंपल के कंपोनेंट्स को डिवाइड करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें HPLC की तो HPLC में क्या रहता है, यहीं पर जो आपका प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर होता है। इसी की वजह से HPLC का जो रिजल्टेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है, बहुत ही आपको प्रिसाइज रिजल्ट मिलता है, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। एंड इसी वजह से ये आपका जो HPLC रहता है ये आपका फोरेंसिक की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि कई बार आपके टॉक्सिकोलॉजी का डिवीज़न रहता है या फिर आपका बायोलॉजी डिवीज़न है तो वहाँ पर ये जो आपका HPLC होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी हेल्प से काफ़ी सारे आपके सैम्पल्स से जो भी आपका डिटेक्शन करना होता है बहुत ही ईजिली हो जाता है। जैसे जनरली है कि पॉइज़न वाले केसेस होते हैं, ब्लड से पॉइज़न का एक्सट्रैक्शन, ब्लड से अल्कोहल का एक्सट्रैक्शन, इस तरह से और जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वहाँ से आपका जो डिटेक्शन करना होता है कि पर्टिकुलरली कौन से सैंपल का यूज़ किया। जब आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया कि कौन जो भी आपका सैंपल था उसके बाद में वो पर्टिकुलरली सैंपल है कौन सा, उसके कंफर्मेशन के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा जाता है वो बेसिकली HPLC ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी वजह से ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, HPLC बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसी वजह से फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया जो आपका क्रोमेटोग्राफी होता है इसके बेसिक्स के बारे में, बेसिकली जो इसका क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द टर्म HPLC was introduced in 1970 to distinguish the modern high performance technique from classical low pressure column chromatography developed in 1930। 1930 में जो आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी थी जिसको हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं, वहाँ पर आपका जो प्रेशर था वो लो अप्लाई किया जाता था। उसी का मॉडिफाइड वर्जन है HPLC जो कि 1970s में आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम थोड़ी देर पहले बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो HPLC होती है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो HPLC क्या होता है, ये एक तरह की एनालिटिकल टेक्निक होती है सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए कंपोनेंट्स को in a mixture that can be dissolved in a liquid in trace concentrations as low as parts per trillion। यहाँ पर जो HPLC होता है बेसिकली एक तरह की आपकी एनालिटिकल टेक्निक होती है जो कि सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एंड कंपोनेंट्स को क्वांटिफाई करने के लिए यूज़ करी जाती है
यहाँ पर जो आपका सैंपल रहता है वो लिक्विड फेज में यूज़ किया जाता है। ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो आपकी डिटर्मिनेशन होता है, अगर आपका सैंपल बहुत कम से कम भी है, अगर आपका सैंपल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पार्ट्स पर ट्रिलियन में भी है या इससे भी कम में है, तभी भी आप HPLC का यूज़ करते हुए बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है HPLC। एंड HPLC यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए द अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, HPLC कैन बी यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मॉर्फिन इन अ कंपाउंडेड सॉल्यूशन। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो किसी भी कंपाउंडेड सॉल्यूशन से जो अमाउंट ऑफ मॉर्फिन होता है उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली HPLC का यूज़ किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, किसी भी कंपाउंड से एक पर्टिकुलर कोई भी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को डिटेक्ट करने के लिए भी HPLC का यूज़ किया जाता है। बेसिकली एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपोनेंट को डिटेक्ट करने के लिए ही HPLC का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक सैम्पल है एंड ये बेसिकली आपके कुछ प्रोटीन्स का सैम्पल है। यहाँ पर आपके प्रोटीन्स के फॉर्म में अगर हम माने तो मान लीजिए यहाँ पर एलानिन है, ग्लाइसिन है, तो इस तरह से और भी इसमें कुछ प्रोटीन्स का यहाँ पर सैंपल है एंड यहाँ पर स्पेशली आपको एलानिन को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको स्पेशली एलानिन को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आप HPLC में इसको अपने सैंपल को अप्लाई करोगे एंड वहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट में आपको जहाँ पर जो मिलेगा ये सारे के सारे आपके एक तरह से एलानिन के ही आपके एलानिन प्रोटीन्स के ही सारे के सारे सैंपल्स बहुत ही इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। ये बेसिकली आपके सामने एक ग्राफ सा आता है कुछ इस तरह से। जब आप इसको डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं उसके बाद में यहाँ से आपका एक कंप्यूटर सिस्टम अटैच रहता है जहाँ से आप रिकॉर्ड करते हैं सारे का सारा जो भी आपका रिजल्ट आता है। तो वो जो आपका रिजल्टेंट होता है वो कुछ इस तरह से पीक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पीक्स के फॉर्म में आपको रिजल्टेंट देखने को मिलता है। तो ये जो आपका रहता है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। ठीक है, तो ये जो आपका होता है इसको हम क्रोमेटोग्राम बोलते हैं एंड ये जो आपके रिजल्टेंट होता है यहाँ पर अगर ये जो पीक्स होती हैं ये पीक्स ही डिनोट करती हैं अलग अलग टाइप के सैंपल को कि यहाँ पर आपका कहाँ पर आपका एलानिन हो सकता है, कहाँ पर आपका ग्लाइसिन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें बहुत ही इजीली डिटेक्ट हो जाती हैं। बेसिकली यहाँ पर जो पीक्स होती हैं यही हेल्प करती हैं डिटरमाइन करने के लिए एंड इनका डिटेक्शन किस तरह से होता है उसको हम आगे समझेंगे। बेसिकली इनका डिटेक्शन कुछ डिटेंशन टाइम के हेल्प से होता है, तो वो रिटेंशन टाइम क्या होता है उसको हम अपने आने वाले वीडियोस में आगे हम समझेंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका कुछ बेसिक्स के बारे में एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ HPLC के बारे में। सो यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल की बात करें सो द components ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू देयर different degrees of interaction with the absorbent particles. This cause different elution rates for the different components and led to the separation of components as they flow out the column. तो यहाँ पर क्या होता है जो आपके कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करा जाता है एक दूसरे से अलग अलग डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड जो भी आपका एब्जॉर्बेंट होता है पार्टिकल्स का उनके बेसिस पर इनको अलग अलग डिग्री ऑफ इंटरेक्शन से इनको अलग किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो पार्टिकल्स की पोलैरिटी होती है उनके बेसिस पर यहाँ पर उनको सेपरेट किया जाता है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, आपके कुछ पार्टिकल्स होते हैं पोलर एंड कुछ होते हैं आपके नॉन पोलर। ठीक है, तो अगर हम पोलर की बात करें तो जो आपके पोलर पार्टिकल्स होते हैं हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वो एक तरह से वाटर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। या फिर हम कह सकते हैं जो वाटर लविंग पार्टिकल्स होते हैं वो आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं। एंड नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर आपके होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है, वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो वाटर को पसंद नहीं करते हैं या फिर कह सकते हैं जो वाटर को हेट करते हैं, वाटर से दूर रहना पसंद करते हैं, उन सारे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पर जो भी आपके सैंपल्स की पोलैरिटी या फिर नॉन पोलैरिटी होती है उसके बेसिस पर बेसिकली यहाँ पर आपका डिफ्रेंशिएशन होता है पार्टिकल्स का, यहाँ पर आपका सेपरेशन होता है पार्टिकल्स का। ठीक है,
तो इसी की वजह से इसमें क्या रहता है, अलग अलग तरह का इल्यूजन रेट्स आपको देखने को मिलता है अलग अलग कंपोनेंट्स का, जिसकी वजह से यहाँ पर सेपरेशन होता है कंपोनेंट्स का। तो ये था आपका बेसिक सा प्रिंसिपल, एंड यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं आपके प्रिंसिपल से ही रिलेटेड, तो उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर कैन बी अचीव्ड बाय, यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड स्टेशनरी एंड लिक्विड मोबाइल फेज। जो आपका सॉलिड स्टेशनरी या फिर आपका जो लिक्विड मोबाइल फेज होता है, उनके बीच में जो एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम होता है उसके बेसिस पर। देन पार्टीशन इक्विलिब्रियम बिटवीन अ लिक्विड स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज लिक्विड स्टेशनरी, एंड जो मोबाइल फेज होता है उनके बीच में पार्टीशन इक्विलिब्रियम। देन पार्टीशन इक्विलिब्रियम बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल गैसियस फेज। जो आपका स्टेशनरी लिक्विड है एंड यहाँ पर जो आपका मोबाइल गैसियस है, तो उनका इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने की बात ये है, एक डिफरेंस है आपका सॉलिड स्टेशनरी एंड लिक्विड मोबाइल। ठीक है, सेकेंड है आपका लिक्विड स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। थर्ड है आपका स्टेशनरी लिक्विड एंड मोबाइल गैसियस। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से समझ के याद करना होगा, समझना होगा इन चीज़ों को, कि जो आपका एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम होता है, पार्टीशन इक्विलिब्रियम होता है, वो आपका दो में रहता है बेसिकली, सॉलिड स्टेशनरी एंड लिक्विड मोबाइल, लिक्विड स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, स्टेशनरी लिक्विड एंड मोबाइल गैसियस। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं बेसिकली, इसमें सिंपल सा ही है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देन हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपका आयन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम बिटवीन एन आयन एक्सचेंज रेजिन स्टेशनरी फेज एंड अ मोबाइल इलेक्ट्रोलाइट फेज। तो इनके बीच में आपका जो इक्विलिब्रियम होता है आयन एक्सचेंज का, ये भी आपका एक प्रिंसिपल होता है। देन equilibrium between a liquid phase inside and outside a porous structure or molecular sieve. Then equilibrium between a macromolecule and a small molecule for which it has a high biological specificity and hence affinity. So ये सारे आपके कुछ बेसिक्स होते हैं, आपके कुछ सेपरेशन के कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मिक्सचर से, इनके बेसिस पर ही किसी भी मिक्सचर के सेपरेशन को या फिर किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। आपको इसको याद नहीं करना है, 2 से 3 बार आप इसको बोलेंगे, 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे, आराम से आपके माइंड में आ जाएगा। एंड यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस वजह से इनको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, तो इनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन आपका हो सकता है क्रिएट, तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि कहाँ पर किसके साथ क्या किस चीज़ का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें HPLC के एप्लीकेशन की, तो ये बेसिकली आपका यूनिवर्सली एप्लीकेबल मेथड है, इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है बेसिकली यहाँ पर, ये केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी एंड फोरेंसिक साइंस की फील्ड में इसको आप बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हो। सारे के सारे जो भी आपका सैम्पल का डिटेक्शन होता है बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की बात करें तो एनालिसिस ऑफ ड्रग और पॉइजन्स, एनालिसिस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, एनालिसिस ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन इन्वायरमेंटल एनालिटिक्स, then determination of drugs in biological matrices, isolation of valuable products, product purity and quality control of industrial products and fine chemicals। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ एप्लीकेशंस। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर भी आपके सामने कुछ एप्लीकेशंस के बारे में ही लिखा हुआ है। सो यहाँ पर क्या है, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ बायोपॉलीमर्स सच एज एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड्स, water purification, pre-concentration of trace components, ligand exchange chromatography, ion exchange chromatography of proteins, and high pH anion exchange chromatography of carbohydrates and oligosaccharides। ठीक है, तो यहाँ पर आपके HPLC कुछ एप्लीकेशंस के बारे में था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एप्लीकेशंस में। जनरली जितने भी आपके टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी आपके पॉइजन्स होते हैं, जितने भी तरह के आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उन सभी में HPLC का यूज़ होता है। एंड यहाँ पर जो आपके सामने क्रोमेटोग्राफी के नाम लिखे हुए हैं, तो इनके साथ में HPLC को इनके साथ में अटैच करके
और भी फाइन रिजल्ट पाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एडवांटेज के बारे में। तो वैसे तो एसपीएलसी के बहुत सारे एडवांटेज हैं, जिसमें से एक है आपका स्पीड, बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है, बहुत ही एफिशिएंसी के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में, एंड वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रिसाइज है व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग केमिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, सो ये सारे के बारे में ऑलरेडी हम अभी इसी वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके समझ चुके थे एंड यहाँ पर आपके सामने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में, या फिर हम कहें कि इसके डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है आपका कॉस्ट। बहुत ही ज़्यादा ये कॉस्टली रहता है, इस वजह से इसका मतलब हर जगह ये अवेलेबल नहीं हो पाता है। So, despite its advantage, HPLC can be costly, requiring large quantities of expensive organics. So basically ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इसी वजह से ये बहुत जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है। देन इसको यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है, तो इसको अगर आपने इसको यूज़ करना एक बार समझ लिया तो आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं या बहुत आपको प्रैक्टिस नहीं है कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा इसको यूज़ करना कॉम्प्लेक्सिटी से थोड़ा सा है इसमें, तो ये चीज़ें इसका डिसएडवांटेज होता है। देन हम नेक्स्ट बात करें तो HPLC डज हैव लो सेंसिटिविटी फॉर सर्टेन कंपाउंड्स एंड सम कैन नॉट बी डिटेक्टेड एज दे आर इरिवर्सिबली एब्जॉर्ब्ड। कुछ जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि वो इन्वर्सली यानी कि इरिवर्सिबली एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, यानी कि रिवर्स कंडीशन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से उन कंपाउंड्स के लिए जो HPLC होता है वो थोड़ा सा लो सेंसिटिविटी शो करता है। ठीक है, इसके अलावा वोलेटाइल सब्सटेंसेस आर बेटर सेपरेटेड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। जितने भी वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी गैसियस फेज में सब्सटेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे के लिए जो आपका गैस क्रोमेटोग्राफी होता है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है इन कंपैरिजन टू HPLC। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर लिमिटेशंस के बारे में। एंड इस वीडियो को यहीं पर अभी हम एंड करते हैं। इसके जो टाइप्स हैं, जो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एंड जो टाइप्स है वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो डिटेक्टर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उनके बारे में सेपरेट वीडियो आएंगे, तो वो आप ज़रूर से देख लेंगे। एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर से दे दूँगी। एंड इसकी जो PDF है वो भी आपको कंपाइल्ड PDF मिलेगी फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ही HPLC के सारे पार्ट्स कवर अप हो जाएंगे, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। फिर भी अगर आपको वहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो आपको जस्ट गूगल पर सर्च करना है सैवी फॉरेंसिक्स, एंड वहाँ से आपको सारी चीज़ें बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। एंड अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर देंगे। शेयर तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच for watching me here.